एसीसी प्रीमियर कप के एंड फाइनल में ओमान और यूएई तो जरूर यहाँ पर पहुंची है, नो डाउट। और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर कहीं ना कहीं वो दोनों टीमें वहां पर पहुंची है। क्लैश देखने में अलग ही मजा आने वाला है। लेकिन इतना जरूर एंड कहना होगा कि हांगकांग ने नॉकआउट गेम्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से शुरुआत उन्होंने की थी ग्रुप स्टेज में, बिल्कुल इतना खासा उनका रहा नहीं था। जो मलेशिया के खिलाफ जो उन्होंने गियर पकड़ा वो जाकर नॉकआउट में और डेंजरस हुआ। और आप देखिए पिछला मैच 130 का था, क्योंकि 130 20 40 ये सब स्कोर वैसे भी इतने डिफेंडेबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मैच में लड़ाया जो पिछला मैच रहा ओमान के खिलाफ। उसके बाद अगर आप देखें आज उन्होंने 140 यहाँ पर चेस कर ली। तो नॉकआउट गेम्स में ग्रुप स्टेज के मुकाबले काफी बेहतर उन्होंने खेल यहाँ पर जरूर दिखाया, लेकिन एट द एंड लेकिन चलिए जाते जाते कम से कम हांगकांग के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो वो रिवॉर्ड जरूर, क्योंकि वो लाइमलाइट में है ही नहीं। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि वो सिर्फ जब भी एसीसी का वो टूर्नामेंट होता है तभी वो लाइमलाइट में नजर आते हैं, बाकी तो वो बायलेटर वगैरह खेलते रहते हैं, चैलेंज लीग खेलते रहते हैं। तो एक और उनको बहुत अच्छा टूर्नामेंट पड़ गया। हांगकांग के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए एक टूर्नामेंट बढ़ गया, इमर्जिंग एशिया कप में वो आप खेलते हुए हमें नजर आएंगे। तो थर्ड प्लेस उन्होंने यहाँ पर जीता है। बाकी अब इस गेम की बात करते हैं कि नेपाल ने इस गेम में किस तरह से परफॉर्मेंस की है, उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत यार हमेशा की तरह करेंगे फेस बाय फेस। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें, 37 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने। वहीं हांगकांग ने 29 रन बनाए 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो पहला फेस है वो हम आप हांगकांग के या शेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि रन इतने बने नहीं है दोनों ही टीमों के अगर हम देखेंगे, लेकिन विकेट यहाँ जरूर गिरे हैं। शेयर भी ये शेयर ही होगा कि किसी के एक के लिए ही जाएगा नहीं, क्योंकि 3 विकेट टॉप ऑर्डर के गिरना और वहीं पर हांगकांग के 2 विकेट गिरना पर स्कोर ज्यादा ना होना, ये एक निशानी है। यहाँ शेयर रखिए। 7 से 15 की बात करें तो 56 रन यहाँ नेपाल ने बनाया 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं हांगकांग ने 70 रन किए मिड फेस में 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफा फेस गया ये हांगकांग के लिए। वहीं लास्ट फेज 16 से 20 डेथ की बात करें 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाए। वहीं हांगकांग ने 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए। और ये फेज हम कहें तो नेपाल के नाम रहा है डेथ फेज, जहां और रहना भी चाहिए नेपाल के नाम, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। बिल्कुल जो लास्ट ओवर में दीपेंद्र सिंह ने 20 रन करीब मारे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले बैटिंग करते हुए 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाए। 20 ओवर के बाद जब चेस करने से हांगकांग उतरी तब 19.3 ओवरों में 4 विकेट रहते हांगकांग ने इस स्कोर को चेस कर। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर बैटिंग की यहाँ पर बात की जाए। यहाँ पर नेपाल की शुरुआत की बात करें, देखिए पूरी की पूरी कहानी यहीं पर सिमट कर रह जाती है एक बार। और आप सोचिए कि आप बॉलर्स को उन पिचेस पे जहां पर अच्छे से बॉल बल्ले पे आ रही है, थोड़ी दिक्कत जरूर है, वो प्रेशर टीम्स ले रही है, लेकिन बल्लेबाज जो है वो स्कोर्स दे ही नहीं रहे। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्लेयर वो टीम में ऐसा लेकर चल रहे हैं प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर में, जो आ रहे हैं और सिर्फ जा रहे हैं। जी बस यही हमें कहानी देखने को मिल रही है। ऐसा किसी भी टीम के साथ नहीं हो रहा। जितनी भी टीम्स यहाँ पर खेलने आई थी 9 की 9 बाकी टीम्स की, ऐसा नहीं हुआ कि ओपनर आए और बस चले गए। जी हाँ, हर ओपनर ने कम से कम कुछ वक्त बिताया, रन किए, लेकिन कुशल गुरतेल लगातार, कल भी वही हाल रहा, आज भी वही हाल रहा। वो कुछ भी हमें सीखते हुए नजर नहीं आ रहे और आज भी कहीं ना कहीं वही रहा। शुरू में ही प्रेशर आ जाता है, मतलब पहला ओवर आया है, 1-2 बॉल हुई है तो उनका, और पहला विकेट उनका डगआउट की तरफ है। तो आप सोचिए प्रेशर सीधे सीधे बैट्समैनों पे है। और उसके बाद फिर आसिफ भी आउट, रोहित भी आउट, और आज सोमपाल कामी को कप्तानी भी बहुत खराब हुई है यार। सोमपाल कामी को इतना ऊपर भेज दिया गया। उसके बाद ये कोच का डिसीजन होगा, कप्तान का तो लगता है। सही कहा आपने, कोच का डिसीजन हो सकता है। वो बहुत खराब रहा। सोमपाल कामी आउट हो गए वहां पर, तो सोमपाल कामी से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब बैट्समैन ही अपना रोल नहीं निभा पा रहे। तो आप वो तो फिर भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनका काम 15-20 करने का है, वो पार्टनरशिप कर बड़ा ले जाने के लिए। फिर भी उन्होंने कोशिश यहाँ पर की थी 12 रन से। बैट्समैन ही काम नहीं कर रहे। रोहित 21 रन, शुरुआत नहीं मिली लेकिन बैलू की शिकार हो गए। उसके बाद संदीप जोरा ने 22 रन किए, और वो भी कहना ये जो बैक टू बैक 2 रनआउट्स हुए बीच में, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ पर फिर से शिफ्ट हुआ गेम। अगर हम बात करें, ये एक अच्छे 160-65 के स्कोर जा सकता था, लेकिन यही जो 2 बैक टू बैक रनआउट्स हुए हैं, ये जजमेंट में जो रेड्स हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट किया है। जो 20 से 25 रन नेपाल यहाँ पर कम रहेगा, जो कि बहुत सेफ टारगेट होता अगर हम देखते 155 और 160 के आसपास की बात करें। उसके बाद कुशल मल्ला की वही प्रॉब्लम, लगातार चलने, एक 6 मारा, नेक्स्ट बॉल पे वो आउट। वही हमने कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स लेते नहीं है। 2 रनआउट्स को अगर आप हटा दे तो कुशल मल्ला कुशल मल्ला का बहुत खराब गया है। वो बहुत आउटिंग गया है। ओमान में तो उनका खराब रहा ही है। अवे में तो वो ऐसे ही है। T20 की बात करें, बहुत खराब उनका परफॉर्मेंस रहा है। सिर्फ अपने टीयू में रन्स करना, टीयू में लगाना, शायद वो ये समझ रहे हैं कि बहुत लाइटली ले रहे हैं वो अपने एक, हर ग्राउंड टीयू ही है, अपने पोजीशन को, अपने एक जर्सी को इतना
इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, आपको मैचेस मिल रहे हैं, लेकिन आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। एक तरीका होता है खेलने का भी, अटैक करने का भी। आप जी हाँ। एक छक्का मार रहे हैं, चलिए हम मना नहीं कर रहे हैं, आप मारिए, लेकिन उसके बाद ज़रा 2-3 बॉलें, 4 बॉलें आप सिंगल तो लीजिए, समझिए तो। जी। छक्का मारने से कोई मना नहीं कर रहा है आपको, आप मारिए, देख कर मारिए। ये गेम आना बहुत जरूरी है। मैंने एक बाउंड्री मार दी, सिंगल लेके मैं दूसरे छोर पर जा रहा बिल्कुल हूं। सही कहा। ये गेम जिस दिन नेपाल के बैट्समैन सीख गए, यकीन मानिए अवे हो कहीं पे भी हो, आप मैचेस जो है हारना बहुत कम आपका हो जाए। जी हाँ, सर। ये जो कला है, ये मुझे नहीं लगता शायद प्लेइंग 11 किसी भी बैट्समैन के अंदर है। कभी कभी आसिफ के अंदर ओडीआई में दिख जाता है हमें, वरना किसी के अंदर भी ये आर्ट नहीं है। मैंने बाउंड्री मार दी है, सिंगल लेके उधर जाता हूं मैं, चाहे वो ओडीआई हो या T20 हो। ये आर्ट थोड़ा सीखिए कुशन बल्ला, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। वरना डेफिनेटली आप घर में तो आप हीरो होंगे, लेकिन जब घर से बाहर जाएंगे तो परफॉर्मेंसेस ऐसी होंगी। उसके बाद नो डाउट मैच भी जो इतना गया 140 तक, फिर से क्रेडिट जाएगा दीपेंद्र सिंह यारी को। डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह यारी ने पूरी कोशिश की यहाँ पर, 29 गेंदों में 44 रन उन्होंने किए। हालांकि इसमें से 20 रन जो है वो तो उन्होंने लास्ट ओवर में ही किए, शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप देखें इसमें से 23 गेंदों में उनके लास्ट ओवर से पहले 23 गेंदों में उनके 22 रन थे, माफ कीजिएगा 24 रन थे 23 गेंदों में, लेकिन लास्ट ओवर में चलिए उन्होंने फिनिश तो बेहतर किया, यही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आप लेकर गए, लेकिन लास्ट में उस स्ट्राइक रेट को आप भी लेकर जाइए। वो दीपेंद्र ने बहुत आज की टीम में कम से कम अच्छा किया। लास्ट मैच 29 गेंद में 44 रन कर टीम को एक अच्छे टोटल तक, अच्छा टोटल मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, कुछ तो था बॉलर की लिए कि वो ट्राई कर सके, वो है 130-40 पर आप यहाँ पे जीत नहीं सकते। आप देखिए जिन्होंने भी लगाया वो जीते हैं नहीं। हांगकांग ने ओमान के खिलाफ फाइट दी लेकिन जीते नहीं। वो भी 19.2 या 3 में मैच उनका खत्म हो गया था। नेपाल का भी लगभग वही गया, जितना कर सकते थे बॉलर्स उन्होंने उतना जरूर। लेकिन इतने कम स्कोर्स पे काम चलेगा। बैट्समैन आते ही सबसे पहले टीम पर प्रेशर डाल देते हैं, पूरा मोमेंटम शिफ्ट जो है वो सामने वाली टीम की तरफ हो जाता है, तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर। उसके बाद यार बॉलिंग की बात करें हांगकांग की, तो वो आज कैसी रही, क्योंकि शुरुआत जबरदस्त मिली थी आज। बहुत अच्छा आयुष शुक्ला ने ही पूरा डेंट किया है आज। 3 ओवर में 17 रन, 3 विकेट उन्होंने निकाले। अति इकबाल ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 26 रन, 1 विकेट। स्पिनर्स ने आज विकेट भी निकाले हैं और साथ में एक इकोनॉमिकल बॉलिंग भी बेहतरीन कराई है। जब दीपेंद्र भी खेल रहे थे उस वक्त, तब एहसान खान है 4 ओवर में 17 रन, 1 विकेट। यासिर मुर्तजा ने भी 1 विकेट निकाला है यहाँ 4 ओवर में 25 रन देकर। बस एजाज खान का वो जो लास्ट ओवर वो काफी महंगा साबित हुआ। काफी खराब बॉलिंग उन्होंने उस ओवर में रखी और बहुत अच्छी हिटिंग दीपेंद्र सिंह यारी ने उस ओवर में की थी। 4 ओवर में 40 रन उन्होंने दिए, पर ओवरऑल बॉलिंग जो है हांगकांग की आज वे बेटर रही है। आज अगर हम देखें उनके पिछले एनकाउंटर से अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और उसके बाद अगर चले आए यहाँ पर अब हांगकांग के चेस की तरफ जरा बात की जाए। चेस की अगर बात की जाए तो नो डाउट अंशुमन रथ का एक मास्टर क्लास इनिंग हमें आज देखने को मिला। और एक पैटर्न देखा होगा आपने नॉकआउट गेम्स में, तीनों ही टीमें जो जीती हैं उसमें एक ऊपर का बैट्समैन बहुत आराम से सूझबूझ के साथ अपनी इनिंग को नीचे तक लेकर आया और वो टीम जीती जरूर है। जी हाँ, और ये हमें देखने को मिला है, ये बेहतरीन आर्ट जो हमें तीनों मैचों में देखने को मिला है। एक मैच में नहीं, चलिए एक मैच में हुआ है, बाकी एग्जांपल्स कहाँ है? 2 और एग्जांपल्स है, अलीशन शराफू नेपाल के खिलाफ, आकिब इलियास हांगकांग के खिलाफ, और आज फिर अंशुमन रथ नेपाल के खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है। और तीनों ने टाइम लिया है, जी हाँ, वक्त लिया है, वक्त लेकर आराम से बिल्डअप करके लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था स्कोर इतना तो नहीं है। बिल्कुल 130, 140, 135 ये स्कोर इतना तो नहीं है कि हमें बहुत तेज खेलना पड़ेगा वरना हम हार जाएंगे। बस करना क्या है, हम में से किसी एक को डीप जाना है, डीप जाना। और अगर हम डीप लेकर चले गए मैच को तो जीत हमेशा बैटिंग टीम की ही होती है। और आज वही देखने को मिला है यहाँ पर, जो अंशुमन रथ की मास्टर क्लास इनिंग रही है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाबर याद का 26 का रहा, एक क्रूशियल पार्टनरशिप बीच में सोमपाल कामी ने शुरुआत जबरदस्त किया, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। बॉलिंग में एजाज खान 12 रन किए। यहाँ पर एक बार लगातार जो है गेम चेंज हुआ, रनआउट जो जिशान अली का किया गया सोमपाल कामी से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल था। लेकिन अंशुमन रथ की इनिंग की जरा मैं बात करना चाहूंगा, बहुत टॉप इनिंग आई है उनके स्कोरिंग एरियाज पे जानते हैं। नहीं जरूर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं उनके लेग साइड में रन ज्यादा है 65% और 35% उन्होंने ऑफ साइड में रन्स किए हैं। और अगर हम बात करें उनके रन्स की तो मिड विकेट पे 11, कवर एरिया में 12, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में 11, हर जगह रन है अगर आप देखें, सिर्फ थर्ड मैन को छोड़कर। उसके बाद 7 रन स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ 10 रन और 4 रन लॉन्ग ऑन की तरफ। लगभग हर जगह उन्होंने रन्स किए, पर पॉइंट की तरफ, कवर की तरफ, मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ भी उन्होंने रन्स काफी बेहतरीन तरीके से, सिंगल्स काफी अच्छे
ली है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो व्हाइट लाइन्स देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि उन्होंने सिंगल्स जो लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिए हैं और बहुत बेहतरीन इनिंग उनकी रही है, बहुत बिल्डअप कर वो लेकर गए इस इनिंग को। चलिए, यह तो बात हो गई यहाँ पर हांगकांग की बैटिंग की और एट द एंड जो है लास्ट ओवर में जाकर उन्होंने इस गेम को यहाँ पर कंप्लीट किया। एंड बात करते हैं जरा नेपाल की बॉलिंग कार्ड की अगर बात की जाए तो सीधे-सीधे तौर पर यहाँ पर बात करेंगे हम सोमपाल कामी के ओवर्स के बारे में। डेफिनेटली ये जो परफॉर्मेंस है उनकी, ये अगर एक मैच पहले निकल कर आती तो बहुत बेहतर रहता, क्योंकि उस मैच में बहुत ज़रूरत थी इस तरह जी की हाँ, ज़रूर, अर्ली शुरुआत की। हालांकि बैट्समैन पहले ही लेट डाउन कर देते हैं, टीम के लिए स्कोर कुछ होता ही नहीं है। वो तो अभी भी हम कहेंगे दीपेंद्र सिंह यानी कि वो जो 20 रन आए ना वो मोमेंटम शिफ्टिंग में थे, बिल्कुल, वरना बिल्कुल, मैच तो जी हाँ। हालात बहुत खराब थे। मैच तो बहुत पहले और भी 16-17 ओवर तक, शायद 15 ओवर तक मैच खत्म होता, क्योंकि जितना कम रन होता उतना ज्यादा वो एग्रेसिव खेलते और अंशुमन रथ अटैक करने के लिए फ्री माइंड होते। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा स्कोर बढ़ा तो मुझे थोड़ा सा डीप जाने की यहाँ पर जरूरत है। सोमपाल कामी की बॉलिंग की बात आप करेंगे, किस तरह की बॉलिंग उनकी रही है? काफी बेहतरीन शुरुआत उन्होंने आज टीम में दिलाई है और अच्छा रिलीज भी आज उनका नजर आ रहा है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है उनकी। बाकी अगर पूरे टूर्नामेंट से देखें हम तो आज वाकई में सबसे बेस्ट बॉलिंग रही आज पूरे प्रीमियर कप में। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी रिदम में नजर आए हैं। बहुत लेट हो गए आते आते, जी हाँ, लेकिन लेट तो हो गए। रिदम में आए हैं। पर ये एक इवेंट है यहाँ नहीं, ये चलिए नहीं चलिए, यहाँ चलिए भी नहीं चलिए नहीं चलेगा, चलेगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल। आज का मैच तो आप छोड़ ही दीजिए। अरे हाँ। आप क्या करने आए थे यहाँ पर? एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने आए। नेपाल के ये प्रोस्पेक्टिव से नेपाल के perspective उनके से, पास ये ओडीआई स्टेटस जी या हाँ। बार बार बिल्कुल। ये चीज नहीं है उनके पास कि वो वहां आए, इसलिए उनके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कि उनके लिए एशिया टूर्नामेंट कप बढ़ गया। बढ़ गया है, वो उनके लिए टूर्नामेंट बढ़ गया, ये उनके लिए बात है। पर ओडीआई स्टेटस वाली टीम ओमान है, यूएई है या नेपाल है, उनके लिए यहाँ एक ही टारगेट था और वो था एशिया कप में जी पहुंचना। हाँ। तो एंड उसी की मैं बात कर रहा था, आपसे पूछ रहा था सोमपाल कामी के बारे में क्या कहेंगे आप? आज उनकी बॉलिंग काफी बेहतर है। चलिए आज की बात करते हैं। अब नहीं आ पाया मेन पर, हाँ, लेकिन आज कम से कम उन्होंने अपना पूरा कोशिश किया। रन आउट भी उन्होंने बहुत बेहतर। बहुत बहुत अच्छे पूरे मैच में रहे हैं वो। आज तारीफ करनी होगी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग जिस तरीके से कराई है। लेकिन फिर वही बात है, आप सीनियर प्लेयर थे, आप एक्सपीरियंस प्लेयर थे, आप ही के काउंटर पार्ट बिलाल खान है। उनका परफॉर्मेंस देखिए, 2 बार शायद उन्होंने ठीक वक्त पर ठीक जगह पर उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, जहां जरूरत थी वहां एक्सपीरियंस काम आया। जिशान मकसूद भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनका भी आप उठाकर देख सकते हैं। खैर हम यहाँ बॉलर की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है, जरूर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। परफॉर्मेंस कल अगर आ जाता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तारीफ कर रहे हैं हम। लेकिन ये मत भूलिए ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये इवेंट खेलने आए हैं। कुछ और टारगेट था, कुछ और भी हासिल नहीं हुआ और वो भी हासिल नहीं हुआ। थोड़ा सा एक दिन पहले या पूरे टूर्नामेंट में रिदम बना रहता तो बहुत अच्छा रहता, तो बहुत बेहतरीन बात रहती। पर चलिए कोई बात नहीं, जाते जाते आपके पर्सनल माइलस्टोन के लिए ये अच्छा है कि 3 विकेट आपके लिए जुड़ गए। बिल्कुल। और उसके बाद अगर मिड फेस में बात करें तो ललित राजवंशी को यहाँ पर विकेट्स नहीं मिले। ये थोड़ी सी समझ नहीं आई कि जब उन्होंने 3 ओवर में 13 रन दिए थे तो उनका एक ओवर लास्ट ओवर में जाकर कराना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी कप्तानी में एरर जरूर हुई है। जब वो इतनी टाइट बॉलिंग करा रहे थे उनके साथ यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। करण केसी को शुरुआत में, करण केसी को सोमपाल के साथ थोड़ा सा यहाँ पर विकेट और निकालने में कामयाब होते थोड़ा बेहतर जरूर रहता। उसके बाद किसी को भी दे सकते थे ओवर, जी हाँ, बात नहीं है। एक ओवर उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई थी। बिल्कुल ट्रस्ट दिखाना चाहिए था, पेसर को लगाना चाहिए था। या चलिए आपको करण पर कोई शायद करण रन खर्च कर दें, ऐसा हो जाए तो आप गुलशन झा को दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रन तो आए गए ना, लेकिन स्पिनर को देना ये बहुत बड़ा एक क्राइम होता है। ये कई जो एक कहना होगा एक एवरेज कप्तान है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास, कौन लेके बैठेगा इतना। लेकिन बहुत सालों पहले सईद अजमल ने भी ऐसा ही किया था, जो उन्होंने हाल की हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, उनका हाल हुआ था तब भी, तब से ले देखिए तब भी कहानी नहीं बदली थी और आज 2024 में आ गए, आज भी वही सेम स्टोरी है। स्पिनर को आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पेसर कितना भी रन दे दे, पेसर के साथ ही आखिरी ओवरों में जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये और सबसे बड़ी बात, जब वो अच्छा करा रहे थे मिड में तो उनसे उसी वक्त एक ओवर निकलवा लेना वहां पर चाहिए था। उसके बाद बात करें तो बाकी जो बॉलर्स रहे, अविनाश बोरा 3 ओवर 27 रन दिए। पहली बॉल उनकी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पहली बॉल उनकी खराब जा रही है। जी हाँ, उनकी सिर्फ पहली बॉल ही अपने ओवर की खराब जा रही थी। उसके बाद सारी बॉल जो है उनकी ब्लॉक होल पे कहीं ना कहीं जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हर पहली बॉल पे बाउंड्री लगने के बाद उन्होंने हर अगली अच्छी वापसी की, जबरदस्त वापसी की, जहां पर अंशुमन बहुत ज्यादा, और उनपे जो 6 पड़ा वो यकीन मानिए वो आपको बॉलर तो पटकी बॉल जरूर थी, लेकिन अंशुमन को वहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड अगर हम देखें पहली बॉल उनकी पूरी खराब रही है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वापसी की है नेक्स्ट 5 गेंदों में वो यहाँ पर कमाल की जरूर यहाँ पर रही है। मिड फेस में जो विकेट्स नहीं मिले, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, दीपेंद्र सिंह यारी ने जबरदस्त ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी पूरी कोशिश की, लेकिन एट द एंड 100 बातों की एक बात पूरी अगर आप देखें यहाँ पर नॉकआउट गेम्स में तो बैटिंग फेलियर सबसे बड़ा रीजन रहा है नेपाल के लिए दोनों ही गेम्स में।
आप सोचिए, आप पूरी रिदम से आते हैं, एक कॉन्फिडेंस आते हैं, एक प्लान लेकर आते हैं, एक प्लेयर पहली ही बॉल पे दूसरी बॉल पर विकेट थमाकर चले जाते हैं डगआउट पे। उसके बाद 2-3 गेंदों पर आसिफ चले जाते हैं, फिर उसके बाद 5-10 गेंदों बाद रोहित चले जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता जी है। हाँ। और पूरी बैटिंग यूनिट में नॉकआउट में सिर्फ एक ही बैट्समैन रन करता हुआ नजर आता है, या तो पिछले मैच में संदीप जोरा, इस मैच में जी दीपेंद्र हाँ। सिंह है। इस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस से आप कहां तक आगे बढ़ने की कोशिश करते, और वही हाल हमें यहाँ पर देखने को मिला। लड़के बहुत जम जाते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं पर शेल में आ गए, कहीं पर शेल में जाकर वो फिट ऑन हो गए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, और कॉन्ग्रेचुलेशन हांगकांग को Congratulations. जिन्होंने कहा, चलिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, उनके पर्सपेक्टिव से उनके लिए टूर्नामेंट बढ़ गया और थर्ड फ्लोर, और एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने भी रिवेंज ले लिया। जी हाँ, तो, बिल्कुल, ग्रुप सब स्टेज में जो उन्होंने जरूर। हारे थे, उसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। रिवेंज यहाँ पर निकाल दिया, और नेपाल को थर्ड प्लेस का मैच भी नहीं जीत पाए वो, और टूर्नामेंट यहाँ पर अब ओमान में से कौन टीम टूर्नामेंट जीतेगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ।